दोस्तों, यह मंगल फेरा का चौथा भाग है। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। पार्ट पसंद आएगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीरज नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ निर्मला देवी कमरे में आई। यह क्या बचपना है नीरज, क्यों इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया है तुमने। मुझे से यहाँ वहाँ जाने के लिए मत कहना आप भी, नीरज ने कहा। कल हम सब वापस जा रहे हैं, उससे पहली बार मुंबई अपने घर ले जा रहे हो। इस तरह से उसे ले जाओगे, माँ ने समझाया। लेकिन माँ, मुझे कुछ बहस नहीं करना है, जाओ विदा करवा कर लाओ उसे। माँ के कहने पर वह निकिता को लेने चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब काफ़ी देर तक नीरज नहीं आया था, तब निकिता को भी लगने लगा कि कहीं नीरज उससे नाराज़ तो नहीं है। भाभी जी, मैं आने से पहले इनसे पूछ कर नहीं आई थी, कहीं यह नाराज़ तो नहीं हो गए होंगे। निकिता ने अपने मन का भय जताया। अरे नाराज़ क्यों होगे विपिन, तुम्हें दादी जी से पूछ कर ही तो ले आए हैं, भाभी जी बोली। हाँ भाभी जी, लेकिन तब वह घर पर नहीं थे, निकिता चिंतित होकर बोली। निकी का अब मन यहाँ नहीं लग रहा है ना, भाभी जी हंसकर बोली। नहीं भाभी जी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वह गुस्सा हो गए हैं। निकिता ने बात दोहराई। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं भेजने की तैयारी किए देती हूँ, भाभी जी बोली। निकिता विपिन भैया के साथ जाने लगी, तभी रास्ते में ही उसे नीरज आता हुआ दिखाई दिया। अरे नीरज जी, आप आ रहे थे, निकिता कह रही थी आप नहीं आएंगे तो मैं ही पहुँचाने आ रहा था, विपिन भैया बोले। कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा निकिता को, नीरज ने छोटे भैया से कहा। नीरज निकिता को ले आया, लेकिन फिर भी बात नहीं की उससे। निकिता को दादी जी ने बताया कि नीरज कैसे उनसे सुबह गुस्सा हो रहा था। निकिता ने नीरज से पूछा, आप नाराज़ हैं क्या मुझसे। नीरज ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, सब कुछ पैक कर लिया है ना, देख लो कुछ छूटा तो नहीं। सब पैक ही है, आप पहले बताइए कि आपने मेरा गुस्सा दादी जी पर क्यों निकाला, निकिता ने सवाल किया। मुझे बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, नीरज और नाराज़ हो गया। तुम्हें मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था। कैसे पूछती, आप घर पर नहीं थे, कल तो मैं चली जाती, तुम कैसे मिलने जाती अपने मायके। मैं क्या अब अपने भैया भाभी भतीजा भतीजियों से मिल पाऊंगी। कहते ही उसके आंसू बह निकले। उसके आंसू देख नीरज का मन पिघल गया। अब उसका गुस्सा दूर हो गया और उल्टा वह खुद माफ़ी मांगने लगा। सॉरी निकी, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, तुम रो मत। कहते हैं आंसू औरत का हथियार होता है और यहाँ वही काम आया। फिर निकिता ने आंसू पोंछकर कहा, आप पहले दादी जी से माफ़ी मांगिए। उसके कहने पर वह जाकर दादी जी से भी माफ़ी मांगकर उन्हें भी मना आया। अगले दिन दोनों मुंबई के सफ़र के लिए निकल पड़े। मुंबई निकिता ने सिर्फ फिल्मों में देखा था, उसी सपनीली दुनिया के ख्यालों में थी वो। लेकिन अभी उसे बहुत संघर्ष करना था और यही संघर्ष साबित करने वाला था कि वह दोनों सही मायने में एक दूसरे के जीवन साथी हैं या नहीं। जब निकिता घर पहुंची तो उसने देखा वो बहुत छोटा सा घर था। इतना छोटा घर उसने कभी देखा भी नहीं था। 1.5 कमरे जितने छोटे से घर में सभी भाई बहन रहते थे। इसके अलावा एक छोटी सी रसोई थी। हालांकि यह सब निकिता की सपनीली दुनिया से बिल्कुल अलग थी।
घर छोटा जरूर था, लेकिन उस घर के लोगों के प्यार और सम्मान को पाकर निकिता के मन में निराशा का भाव पनप ही नहीं पाया। उसके आने की खबर पड़ोसियों को भी मिल चुकी थी। उससे मिलने आए थे कोई पंजाबी, कोई सिंधी तो कोई मराठी था। उन सबका खुशमिजाज स्वभाव देखकर निकिता भी उनसे जल्दी ही घुल मिल गई। उसका भी स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। उसे लग रहा था कि वह मिनी इंडिया में आ गई है। निकिता, विनी ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। उसने बताया है कि तुम बहुत अच्छा गाना गा लेती हो। हमें भी सुनना है तुम्हारा गाना, पड़ोसन रानी ने कहा। आज ही तो आई है भाभी, अब तो हमेशा यहीं रहेंगी, अभी तो उन्हें आराम करने दो, एक अन्य पड़ोसन ने कहा। कुछ दिन तो हंसते बोलते कट गए। निकिता का घर के सभी सदस्यों के साथ सामंजस्य भी बैठ गया था। उसे अपने देवरों को देख अपने भाई याद आते, और जब वह किसी छोटे बच्चे को देखती तो उसे अपने भतीजे भतीजी की याद आती और वह भावुक होकर रोने लगती। नीरज उसे अक्सर शाम को घुमाने ले जाता था, लेकिन एक दिन निर्मला देवी ने नीरज को बुलाकर कहा कि अब उन दोनों को कहीं अलग कमरा लेकर रहना चाहिए। सब भाइयों का एक साथ इतने छोटे से घर में एडजस्ट हो पाना संभव नहीं है। सबकी धीरे धीरे शादी होगी, परिवार बड़ा होगा, फिर निकिता को भी तो कुछ प्राइवेसी चाहिए। मैंने तो कह दिया, लेकिन मुंबई जैसे शहर में जहाँ नौकरी तो आसानी से मिलती है, लेकिन झोपड़ी यानी कि किराए का घर आसानी से नहीं मिलता। फिर निकिता को भी अनजान शहर में अकेले रहने की बात सुनकर डर लगा। निकिता ने अकेले में नीरज से कहा, सुनिए, मैं पूरा दिन अकेली घर में कैसे रहूँगी? मैं तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं हूँ। उसकी उम्मीद बढ़ाने के लिए नीरज ने कहा, अकेली कहाँ हो तुम? मैं हूँ ना, और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मुंबई जैसा खूबसूरत शहर और अकेले हम, अकेले तुम। आप भी ना, कहकर निकिता शर्मा गई। अब तुम बनारस की छुई मुई सी निक्की नहीं हो। अब तुम्हें मुंबई की बिंदास निकिता बनकर मेरा साथ देना है, दोनों दोगी ना मेरा साथ, कहकर नीरज ने आगे हाथ बढ़ाया तो निकिता ने भी उसके हाथ में अपना हाथ देकर सहमति जताई। अब दोनों आगे अपने संघर्ष के सफ़र को अकेले तय करने की राह में कदम बढ़ा चुके थे। कई मकान तलाशे, कुछ में रहते ही तुरंत खाली करना पड़ा। तब जाकर एक जगह उन्हें अच्छा सा फ्लैट मिला। वह नीरज को अपने पुराने एरिया में न मिलकर दूर सिंधी मोहल्ला में मिला। उस बिल्डिंग के सामने 3 सिनेमा हॉल थे। नीरज और निकिता हनीमून के लिए किसी विदेश स्थान पर तो नहीं गए, लेकिन यह समय उनके लिए किसी हनीमून से कम नहीं था। नीरज रोज अपने काम से लौटता, दोनों रात का खाना खाने के बाद नाइट शो देखते। डबल डेकर बस में भी कभी कभी घुमाने ले जाता। समंदर किनारे हर रविवार को ही वे दोनों जाते थे। मुंबई में की बारिश में भी दोनों अक्सर घूमते। नीरज ने लगभग निकिता के सिनेमाई सपने को पूरा सच करके दिखा दिया था। उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते तो वह कोई भी चीज़ एक ही लेते और उसी को आधा आधा बांट कर खाते पीते। कम पैसों में भी वह प्यार से अपनी गृहस्थी में मस्त थे। सब कुछ अच्छा था, बस दिन भर निकिता को बिल्कुल अकेला रहना बहुत खलता था। उसे हालांकि सिंधी भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, इसलिए पास पड़ोस के लोगों से ज़रूरत भर की बात कर लेती थी। चूँकि वहाँ अधिकांश औरतें कामकाजी थीं, तो दोपहर में कोई होता ही नहीं जिससे वो मेलजोल बढ़ाए। कभी कभी वह नीरज के एक दोस्त के परिवार जो पास में रहते थे वहाँ चली जाती थी। नीरज से वह अपने अकेलेपन की शिकायत अक्सर करती थी। तुम जॉब करोगी निकी, दोनों मिलकर कमाएंगे तो सहूलियत भी रहेगी और तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। नीरज ने कहा तो वह फौरन मान गई। अब वह दोनों जॉब पर जाने लगे। समय बीतता गया। एक दिन निकिता ने नीरज को नए मेहमान के आने की खबर सुनाई। नीरज बहुत खुश हुआ और उसका ज़्यादा ध्यान रखने लगा। फिर उन्हें एक बेटी हुई। उस दिन वह बेहद खुश था। अस्पताल जाते वक्त
उसके पैर जैसे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। पिता बनने पर बड़े गर्व की अनुभूति हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी नन्ही परी के लिए क्या लेकर जाए। वह मन में खुद से बातें कर रहा था, ऐसे कैसे खाली हाथ जाऊंगा मैं, उसके लिए कुछ तो ले ही जाना चाहिए। जब मैं उसे पहली बार देख लूँगा तब दूंगा। समझ नहीं पा रहा था कि इतना छोटा बच्चा क्या इस्तेमाल करेगा। बहुत सोचकर फिर एक तोहफा खरीद लिया और पहुंच गया अस्पताल। वहाँ निर्मला देवी और उसकी चाची मौजूद थी। पहुंचते ही चाची उसे बधाई देने लगी। उसने अंदर कमरे में जैसे ही जाना चाहा, तभी निर्मला देवी ने उसे रोक कर कहा, अभी तुम बच्ची का चेहरा नहीं देख सकते हो। नीरज को बड़ी बेसब्री थी बेटी को देखने की, इसलिए वह यह सुनकर झुंझुला सा गया। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता हूँ? क्यों नहीं देख सकता हूँ उसका चेहरा? जब नीरज ने बच्ची से मिलने पर रोकने का कारण पूछा, तब निर्मला देवी ने कहा, पहले जाकर पता करो कि कहीं बच्चे का जन्म मूल में तो नहीं हुआ है। मूल में हुए बच्चे को उसका पिता कुछ दिनों तक नहीं देख सकता है। यह सुनकर नीरज का उत्साह ही जाता रहा। उसने माँ की बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि वह खुद भी ज्योतिषी में बहुत विश्वास करता था, लेकिन इस समय वह व्यवधान उसे कुछ पसंद नहीं आया। हाँ, अच्छा जाता हूँ। नीरज ने जाकर पता किया, फिर खुश होकर लौटा और माँ से बोला, नहीं माँ, मूल में नहीं हुई है मेरी बच्ची, और मैं तो पत्री बनाने के लिए भी दे आया हूँ। बहुत अच्छा किया, निर्मला देवी खुश होकर बोली और नीरज फौरन अंदर गया अपनी बेटी और निकिता से मिलने। पहले बेटी को निहारा, फिर निकिता से बोला, थैंक यू निकी। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी पीछे से सुमन की आवाज़ आई, कंग्रेचुलेसन भैया भाभी। सुमन तुम भी आ गई? नीरज चौंक कर बोला, हाँ, क्यों मैं नहीं मिलूंगी क्या अपनी भतीजी से, कहकर वो नन्ही सी गुड़िया को खिलाने लगी। लीजिए भाई, आप भी गोद में, सुमन बोली। नहीं, मैं इतने छोटे बच्चे को गोद में नहीं ले पाऊंगा, नीरज घबरा कर बोला। अरे वाह, आपकी बेटी है, गोद में तो लेना ही पड़ेगा, सुमन ने जिद की। तुम समझ नहीं रही हो, इतने पतले हाथ पैर हैं, कुछ हो गया तो, नीरज ने डर जताया। अरे घबराओ नहीं नीरज, कपड़े में लपेट कर लो, कुछ नहीं होगा, माँ ने समझाकर गोद में दिया। माँ आप ही संभालना इसे, हम दोनों के बस की बात तो नहीं है लगता है, नीरज ने माँ से कहा। चिंता मत करो, अभी मैं तुम लोगों के साथ रहूँगी, फिर निकिता को दोबारा जॉब भी तो ज्वाइन करनी है। जितना मुझसे होगा मैं संभाल दूंगी। कुछ दिन माँ वहीं उन दोनों के साथ उनके घर रही। सबने मिलकर बच्ची का नाम तय किया, मिनी। कुछ समय तो माँ ने नीरज निकिता का साथ दिया, फिर उन्हें भी वापस जाना पड़ा। जाते हुए वह विनी को भी ले गई। इतनी छोटी बच्ची बिन माँ के रह ना सकी और बीमार पड़ गई। नीरज उसे वापस ले आया और निकिता से बोला, निकी, अभी से तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जॉब छोड़ दो। लेकिन फिर आप अकेले कैसे करेंगे सब? फिर इसका खर्चा भी तो बढ़ेगा, निकिता बोली। तुम ये सब चिंता छोड़ो, मिनी पर ध्यान दो, इसे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन बच्ची चूँकि कमज़ोर थी, बीमार पड़ने से उसकी हालत और ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कई बार दवाइयाँ बदली, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन जब मिनी की हालत ज़्यादा खराब हो गई तो दोनों की हिम्मत टूटने लगी। तभी नीरज के दोस्त की पत्नी गीता घर आई। उन्हें जब यह सब पता चला तो पहले तो उन्होंने कहा, बच्ची को दूध पिलाना बंद करो। यह क्या कह रही हैं आप? दूध कैसे बंद कर सकते हैं? निकिता को उनकी बात अजीब लगी। हाँ, कई बच्चों को दूध की एलर्जी हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि इसे भी दूध की ही एलर्जी हो गई है। कोई बात नहीं, मैं इसे अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले जाकर दिखा देती हूँ, वो ज़्यादा सही सलाह दे देंगे। अच्छा, निकिता बोली और
दोनों उसे डॉक्टर के पास ले गई। उनके इलाज से बच्ची की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। गीता जी के 3 बच्चे थे। वे निकिता से उम्र में भी बड़ी थी, अतः अपने अनुभव के अनुसार निकिता को बच्चे की देखरेख करना सिखाया। धीरे धीरे बच्ची संभलने लगी। ऐसे करीब 1.5 साल बीत गए। एक दिन निकिता की भाभी का पत्र आया। उसके भाई विपिन की शादी तय होने की सूचना भाभी ने पत्र में लिखी। आज भाभी जी की चिट्ठी आई है, हमें बनारस जाना होगा भैया की शादी में। निकिता ने नीरज से कहा, ठीक है, मैं छुट्टी की अर्जी दे देता हूँ ऑफिस में। बनारस निकिता काफ़ी समय बाद पहुँची थी। उससे मिलकर सब बहुत खुश हुए। निकी, बिटिया तुम्हारी कितनी दुबली पतली है, ठीक से ध्यान नहीं रखती हो क्या? भाभी जी ने कहा तो निकिता ने सब आप बीती बताई। सारी बातें सुनकर भाभी जी बोली, बताओ निकी, कितने कष्ट सहने पड़े तुम्हें। यहाँ होते तो हाथों हाथ पल जाती मिनी। तुम्हारा घर भी पड़ोस के एरिया में है, सब आसान रहता, लेकिन अब तो मैं भी तुम्हें देखने को तरस जाती हूँ। ऐसा नहीं है भाभी जी, मैंने बहुत सुख भी उठाए हैं। वहाँ अकेली मुंबई में लोकल ट्रेन में आना जाना सीख गई हूँ। सुख दुख सब तो जिंदगी का हिस्सा है, निकिता ने कहा। इधर निकिता भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। उधर नीरज निकल पड़ा था अपने पुराने परिचितों से मेल मुलाकात के लिए। बाजार में एक दुकान के बाहर उसने बोर्ड पर लिखा देखा, आवश्यकता एक सेल्समैन की जिसे विभिन्न भारतीय भाषाओं की भी जानकारी हो। नीरज को मुंबई में काफ़ी समय से रहने के कारण अनेक भाषाओं का ज्ञान था। फिर वह वाक्पटु भी था। उसे अपना हुनर दिखाने का बढ़िया मौका दिखाई दिया। वह बिना कुछ विचारे इंटरव्यू देने पहुंच गया। हाँ जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? एक कर्मचारी ने पूछा। मैं आपका यह बोर्ड देख कर आया हूँ, क्या मैं इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता हूँ? नीरज ने कहा। रोज कोई ना कोई आता है, लेकिन मालिक को कोई पसंद ही नहीं आता। पता नहीं कौन से विशेष गुणवान को ढूंढ रहे हैं वह, उस कर्मचारी ने मुंह बनाते हुए कहा। आप मुझे उनसे मिलने का मौका तो दीजिए, नीरज ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, करो कोशिश, हमें क्या। उसने नीरज को बॉस के केबिन में भेज दिया।